इश्यू ऑफ डिबेंचर की प्रोसीजर समझने वाले हैं। आपको बताया डिबेंचर ये बोरोड कैपिटल होता है, एक प्रकार से डेब्ट होता है, यानी कि कर्जा लेना। जब भी मार्केट से कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी जब मार्केट से डेब्ट लेती है, कर्जा लेती है, तो उनके पास पावर है कि वो डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है, जिसके तहत हम कर्जा लेने का प्रॉमिस करते हैं। जो भी इन्वेस्टर हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन डिबेंचर में, वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कंपनी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिबेंचर को जब इशू किया जाता है और जब कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी डेट कैपिटल की तरफ जाती है, जिसे हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा। तो ये डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं और किसी भी पर्सन को अगर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस प्रोसीजर को समझना उसे जरूरी है। तो आज हम इशू ऑफ डिबेंचर की प्रोसीजर ही समझने वाले हैं, जो कि कंपनी लॉ में सिस्टमैटिकली दी गई है। और ये सारे के सारे पावर, इशू ऑफ डिबेंचर के पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होते हैं। आप ध्यान में रखिए, जब भी इशू ऑफ डिबेंचर के पावर पूछे जाते हैं तो आपको कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर टू इशू डिबेंचर। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर है तो कभी भी कैसे भी डिबेंचर इशू कर ले, नहीं, ऐसा नहीं। एक सिस्टमैटिकली प्रोसीजर जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उन्हें फुलफिल करनी ही पड़ती है। डिबेंचर इशू करते वक्त क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, यही सारे प्रोसीजर में समझाए गए हैं। तो समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, पास दी रिजोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग। आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है डिबेंचर इशू करने के। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला डिसीजन उन्हें यही लेना पड़ता है, जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मेंबर्स है कमेटी में, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी में एलिजिबल है और जो डिसीजन लेने के लिए उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, उनको क्या क्या डिसीजन लेने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, उन्हें तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर डिसाइड करनी है, कितनी अमाउंट वो इशू करेंगे डिबेंचर के साथ। उसके बाद उन्हें सारी रिक्वायरमेंट जो भी लॉफुल रहेगी, जैसे कि आरओसी के पास अप्रूवल देना, फिर वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, लेटर ऑफर इशू कर रहे हैं या ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना, ये सारी प्रोसीजर एक सिस्टमैटिकली प्लान बनाना। इसलिए सबसे पहले होल्ड दी बोर्ड मीटिंग, एक पहले बोर्ड मीटिंग ली जाती है टॉप लेवल पे, जो डिसाइड कर दे कि हम कौन से टाइप के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर के ऊपर क्या रिटर्न मिलेगा, असेट कौन सी चार्ज करानी है उसके ऊपर, उसके बाद आरओसी के पास इसका रजिस्ट्रेशन करना है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है कि ऑफर लेटर इशू करना है कि लेटर ऑफ ऑफर इशू करना है। तो ये सारे डिस्कस डिसीजन जो होते हैं और उसी के ऊपर एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में। तो नंबर 1, कभी भी डिबेंचर इशू करने के लिए सबसे पहले क्या ली जाएगी, बोर्ड मीटिंग ली जाएगी। यानी कोई भी स्टेप फॉलो करने के लिए आगे के सबसे पहले बोर्ड के पास वैसा एक सिस्टमैटिकली प्लान बनना जरूरी है, जो कि बोर्ड मीटिंग में लिया जाता है। तो आप अभी क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले क्या ली जाती है, बोर्ड मीटिंग ली जाती है। एक बार बोर्ड मीटिंग अच्छे से हो गई और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास हो गया, यानी फाइनल डिसीजन हो गया कि हाँ अब हमें डिबेंचर इशू करने हैं और इसके ऊपर हमने सारी प्रोसीजर कवर कर लिए। तो सबसे पहले ये बात इक्विटी शेयर होल्डर को बतानी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर तो है शेयर इशू करने के, लेकिन ये असेट वगैरह मॉर्गेज रखनी होती है, जो भी अप्रूवल लेने होते हैं वो शेयर होल्डर से लिए जाते हैं। और शेयर होल्डर को जब बुलाया जाता है तो एक तो ऑर्डिनरी मीटिंग होती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। ऑर्डिनरी मीटिंग कब ली जाती है, जब उन्हें डिविडेंड अप्रूवल कराना होता है, फाइनल अकाउंट अप्रूवल कराने होते हैं, तब लिए। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में जो मीटिंग ली जाती है उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उसके अलावा अगर कोई भी मीटिंग कंपनी लेती है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर तो है लेकिन वो खुद ही ये सारा का सारा डिसीजन नहीं लेते। सबसे पहले अपने ओनर्स को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को वो बुलाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेती है, वहां पे उनसे भी अप्रूवल लेती है कि देखो भैया आपने ऐसे ऐसे प्रोसीजर बनाई है, हमें इतने करोड़ के या इतने डिबेंचर इशू करने हैं, इस टाइप के डिबेंचर इशू करने हैं, इसके लिए हमें आपकी अप्रूवल चाहिए। यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। तो सेकंड स्टेप आपको क्या लेनी होती है, होल्ड दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, जहां से हमें अप्रूवल लेना होता है उनका।
देन फीलिंग विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। एक बार आपने बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन पास कर लिया, एक बार एनुअल जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन पास कर लिया, ये दोनों डॉक्यूमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट होती है डिबेंचर इशू करने की, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो व्यक्ति होता है जो हमारे कंपनी को सारे गाइडलाइंस, सारा रजिस्ट्रेशन, सारे अप्रूवल परमिट करता है, जो कि सेबी के अंडर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी सभी कंपनियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो नंबर 3 की फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एक बार हमारा आरओसी के पास प्रॉस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर या जो भी हम इशू करने वाले उसके डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, तो हमें एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऑक्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यस जी हाँ, आपको ये नया लगेगा, ऑक्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे बैंक्स होती है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कोई लेंडर्स होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई कंपनी होती है, ये किसी ना किसी से कभी ना कभी कर्जा लेते हैं। तो इनका पेइंग कैपेसिटी कैसे है, इन्होंने कर्जा लिया तो कितने दिनों में पेड किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रॉपर्ली दिया है क्या, इन कंपनियों ने कभी किसी का लोन डुबाया तो नहीं है, अगर डुबाया है तो फिर वो उनकी रेटिंग उस प्रकार से चलती है। आप पॉलिसी बाजार वगैरह देखते हैं, नाम सुने होंगे, जहाँ पे आपने अपना सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर चेक किया, क्या बोलते हैं, कभी भी आप लोन लेने जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है या फिर क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आप मार्केट में कितने रेपुटेड है, या फिर आपने किसी का कर्जा डुबाया है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कंपनियों के लिए भी आजकल वैसा ही कर दिया है, सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित जो लोन बताया जाता है वो ट्रिपल ए मार्क वाली जो कंपनीज होती है, इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पे हमारा पैसा डूबता नहीं, ऐसा कौन बताती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंडिया में ऐसे बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो हर कंपनी के फाइनेंशियल प्रोग्रेस को स्टडी करती है। अगर कोई कंपनी किसी से लोन लेती है तो सबसे पहले उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिससे उनकी पेइंग कैपेसिटी इन्वेस्टर को पता चलती है, ताकि वो किसी गलत कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट ना करे। तो नंबर 4 हमें क्या लेनी पड़ती है, ऑक्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक बार आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से सर्टिफिकेट मिल गया, यानी आपकी कंपनी अगर अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में होती है हर बार और आपने किसी का कर्जा नहीं डुबाया है, तो आपको ये अच्छी ट्रिपल ए वाला सर्टिफिकेट मिलेगा या डबल ए वाला मिल सकता है या सिंपल ए। तो ये भी कंपनियां अच्छी मानी जाती है। लेकिन बी, सी या डी फॉर डिफॉल्ट कंपनी, यानी वो कर्जा लेती तो है लेकिन वापस नहीं करती, रीपे नहीं करती, यानी लोगों का लोन क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट ना करें, इसलिए इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई जाती है। तो नंबर 1 सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। एक बार मीटिंग ले ली, बोर्ड द्वारा जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करने के बाद हमें दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेनी पड़ती है, जहाँ पे हम शेयर होल्डर से अप्रूवल लेते हैं। एक बार बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी तो हमारी तीसरी प्रोसीजर आती है कि हमें सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ती है, आरओसी से परमिशन लेनी पड़ती है। उनके पास हमारा प्रोस्पेक्टस या जो भी ऑफर लेटर होता है वो फाइल करना पड़ता है। उसके बाद हमें चौथी स्टेप पे जाना पड़ता है कि ऑक्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, एंटर इनटू द अंडरराइटर एग्रीमेंट। जब भी हमारी कंपनी नई होती है मार्केट में तो हमें मोस्टली इन्वेस्टर लोग जानते नहीं है, तो ऐसे समय में हमें लोन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए तो अंडरराइटर से हम एग्रीमेंट करते हैं। अंडरराइटर ऐसे लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं कि वो आपके लिए पैसा कलेक्ट करके देंगे, यानी आपके तरफ से वो आपके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल ऑथराइज कंपनीज हो सकती है वो जो अंडरराइटर की भूमिका निभाते हैं, और हमारे लोन जब भी हमें चाहिए होता है तो हम इनसे अगर अंडरराइटर से एग्रीमेंट कर ले तो हमें पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उनके नेटवर्क में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेट कैपिटल में, तो हमें हमारे कंपनी को पैसा ही चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एंटर हो जाए अंडरराइटर एग्रीमेंट के साथ, यानी जैसे ही आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अंडरराइटर एग्रीमेंट बना लेते हैं, जहाँ से आपको गारंटी हो जाती है, एश्योरिटी हो जाती है कि अब आपको लोन मिलने वाला है, इसलिए इनको थोड़ा बहुत कमीशन भी देना पड़ता है। उसके बाद इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर, ये तीनों चीजें है क्या।
प्रोस्पेक्टस आपको पता है डिबेंचर जो है वो पब्लिक डेट है, लोगों से कर्जा लिया जाता है, जनरल पब्लिक से कर्जा लिया जाता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के डिटेल, नाम, एड्रेस, पूरी कंपनी की हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री होती है, कैपिटल कितना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी की एसेट क्या है, सारी डिटेल जानकारी होती है। उसके साथ एक फॉर्म होता है डिबेंचर फॉर्म, डिबेंचर एप्लीकेशन फॉर्म, वो भर के वो हमारे कंपनी के एप्लीकेंट बनते हैं, फिर हम उन्हें अप्रूवल देते हैं कि वो हमारे डिबेंचर बन जाए, डिबेंचर होल्डर बन जाए। तो पैसा लगाने के लिए भी सबसे पहले क्या खरीदना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस किसे इशू किया जाता है, जनरल पब्लिक को। लेकिन सपोज अगर लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है तो ये राइट इशू के तहत होता है। मान लीजिए अगर हमारे पुराने मेंबर है या पुराने डिबेंचर होल्डर है, उन्हीं से पैसा कलेक्ट करना है फिर से, तो कंपनी दोबारा प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती, वहां पे लेटर ऑफ ऑफर बनाती है। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है कंपनी, ऑफर लेटर किसे देती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव या फिर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल नॉट मोर देन 200। अगर 200 लोगों से कम लोगों से वो डिबेंचर कलेक्ट करने वाली है तब उन्हें ऑफर लेटर देना होता है। यानी इनडायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट ही है जो डिबेंचर इशू करते वक्त सबसे पहले जनरल पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, वो होता है प्रोस्पेक्टस। अगर पुराने एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को या शेयर होल्डर को डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है लेटर ऑफर। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल नॉट मोर देन 200 लोगों को अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है तो फिर ऑफर लेटर इशू किया जाता है। एक बार आपका प्रोस्पेक्टस मार्केट में चला गया तो आप जनता इसमें एप्लीकेशंस करेगी, तो उसके लिए हमें सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जहां पे जिन लोगों ने हमारे कंपनी में एप्लीकेशन किया उनका पैसा वहां पे जमा हो। यानी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी जो आएगा हमारे कंपनी में वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा हो। इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ती है, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ पर्टिकुलर बैंक, रिकॉग्नाइज्ड बैंक, ऑथराइज्ड बैंक, कोई भी हो सकती है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जिस बैंक में, जिस एरिया में आपकी कंपनी लोकेट है। और सुटेबल जो भी नेशनल बैंक होती है उनमें आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हो। ये जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है, क्योंकि पावर किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये सारे तो ये प्रोसीजर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही फॉलो करनी पड़ती है। तो एक बार प्रोस्पेक्टस इशू हो गया मार्केट में तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, और ये पहले ही करना पड़ता है सारा प्रोसीजर। देन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, जिन जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस खरीदी किया है और विलिंग है कि वो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ डेट कैपिटल, उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो हमारे क्रेडिटर बनने वाले हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर हमारी कंपनी में क्या जमा करेंगे, एप्लीकेशन मनी। तो ये रिसीव्ड करना हमारा काम है। तो हमारे लिए हमारी बैंक जो है, हमने जहाँ पे अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे ये पैसे जमा हो जाएंगे, यानी रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसको चेक करना है प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ कि कौन से व्यक्ति ने कितने पैसे भरे हैं और कितने डिबेंचर को डिमांड कर रहा है। उसके बाद होल्ड बोर्ड मीटिंग, एक बार आपके पास एप्लीकेशन आ गए तो फिर से बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा ऐसे लोग जिनको डिबेंचर अलाउड करने हैं और जिनको डिबेंचर अलाउड नहीं करने उनके लिए भी। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, या फिर बैलेंस है, जितना हम लोन चाहते थे उतना ही आ रहा है, तो इसके लिए भी बोर्ड मीटिंग ली जाती है। एक बार बोर्ड ने डिसाइड कर लिया और जिन जिन लोगों ने हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उनको अगर अप्रूवल दे दी तो ऑब्वियसली उन्हें हमारा क्या बनाना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर बनने के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी में जो जो इन्वेस्टर, जो जो एप्लीकेंट हमारे कंपनी में बने हैं प्रोस्पेक्टस लेके और हमारे कंपनी में डिबेंचर खरीदी कर रहे हैं, उनको एविडेंस करके कंपनी क्या देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। तो ये हमें देना पड़ता है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 6 मंथ के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है, वरना कंपनी के ऊपर केस बन सकती है। दूसरा है लास्ट, मेक एंट्री इन दी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। ऑब्वियसली अब हमारे जो जो डिबेंचर होल्डर बन चुके हैं, जिनको हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है, उनका रिकॉर्ड कंपनी में भी रखना पड़ेगा। तो कंपनी में डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है उसे बोलते हैं डिबेंचर रजिस्टर। तो जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, शेयर होल्डर रजिस्टर होता है, वैसे डिबेंचर रजिस्टर भी कंपनी में मेंटेन किया जाता है, जिसमें सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं कि हमारे डिबेंचर होल्डर है, उनके
नाम, उनके एड्रेस, उनके डेट ऑफ मैच्योरिटी, इंटरेस्ट पेमेंट और डिवेंचर कितने टर्म्स के लिए लिए गए, ये सारा डिवेंचर रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीजर फुलफिल की जाती है उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर की प्रोसीजर। तो नंबर 1 जैसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पास दी बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, फिर इश्यू, फिर लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसके बाद आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में लिया गया है, और आरओसी को ये भी बताना पड़ेगा कि हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, ऑफर लेटर इशू किया है कि लेटर ऑफ ऑफर किया है। उसके बाद फिलिंग ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि हमें कंपनी की पेइंग कैपेसिटी बताती है, तो इससे इन्वेस्टर लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमारी रेटिंग अच्छी है तो डेट भी हमें जल्दी मिल जाता है, कर्जा हमें जल्दी मिल जाता है। देन एंटर इनटू द अंडरराइटर एग्रीमेंट, अंडरराइटर एग्रीमेंट ऐसा होता है जहां से हमें लोन लेने की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि वो मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर को जानते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अगर हमें जनरल पब्लिक से डेट लेना है तो हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। लेटर ऑफ ऑफर अगर हमारे एग्जिस्टिंग इशू है, राइट इशू से कर रहे हैं तो लेटर ऑफ ऑफर, और ऑफर लेटर किससे, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। देन ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है जहां पे हमारे जो भी इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, प्रॉस्पेक्टस जो इशू किया गया है मार्केट में उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, वो फिल करेंगे तो उसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी भरेंगे। फिर बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है कि वो देखा जाता है कि कौन से लोगों को डिवेंचर इशू करने हैं और कौन से लोगों को डिवेंचर इशू नहीं करने हैं। सारी प्रोसीजर फुलफिल हो जाने के बाद उनके लिए क्या बनाया जाता है, एविडेंस करके डिवेंचर सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो कि डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है। एंड देन लास्ट मेक अ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, और लास्ट में डिवेंचर होल्डर अब हमारे अप्रूवल हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो उनका रिकॉर्ड कंपनी में रखा जाता है जिसे डिवेंचर रजिस्टर बुक कहते हैं। होपफुली आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ में आ गए होंगे, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।